ये एक टॉपिक जो लास्ट चैप्टर में रह गया था वो था टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है, तो टेम्परेरी फाइल्स में देखो यार, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, उनको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके। तो यहाँ पे पहले तो SU आ जाते हैं, 1 2 3। ठीक है, जो पहले विंडोज़ हम अगर बात करें RHEL की, तो 7 वर्जन से पहले जो आता था वो TPM वॉच यूज़ होता था। अभी फिलहाल सिस्टम डी डैश टीएमपी फाइल्स ये यूज होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या बता रहा है, क्लीन, रिमूव या क्रिएट। तो क्रिएट हमें नहीं करना है क्योंकि टेम्परेरी फाइल्स खुद ही क्लीन होती हैं। आप आगे आके बस माइनस माइनस क्लीन चला दो, CLEAN, क्लीन हो गया। अगर कोई टेम्परेरी फाइल्स थी तो वो क्लीन हो गई होगी। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज यहाँ पे और आपको देखनी है, सिस्टम डी टाइमर होता है कि कितने देर बाद ये क्लीन जो कमांड है वो चलेगा। माइनस, ये क्यों नहीं आ रहा, क्लीन डॉट, ऐसा तो नहीं होता था। सिस्टम डी TMP फाइल्स, ओके ये नहीं है, सॉरी। TMP फाइल्स क्लीन डॉट टाइमर है, ये नहीं चल रहा। कोई नहीं, मैं इसकी कमांड एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेन तो वो क्लीन करने की आपने कमांड लिख ली, और लिख लो इस पे आगे पहले। सबसे पहले लिख लो व्हाट इज टेम्परेरी फाइल्स। ये आपको सही लिख लेना, आप जानते हो टेम्परेरी फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, इन रेड हैट 7 एंड above version the TMP files are managed by system D dash TMP files। ठीक है, तो टू क्लीन TMP files, system D dash TMP files स्पेस माइनस माइनस क्लीन, ये कमांड चलेगी क्लीन करने के लिए। ठीक है, टाइमर की कमांड आई थिंक कुछ, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो 3 जगह पे लाई करती हैं। ठीक है, सो टेम्परेरी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, 3 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। पहली है /etc/tmp files डॉट डी स्टार डॉट कन्फ। स्टार डॉट कन्फ का मतलब वो हम लोग क्योंकि इस फोल्डर के अंदर खुद की भी फाइल्स रख सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार डाल दिया। ठीक है, /etc/ सॉरी, etc नहीं, रन में होती है, /tmp files
डॉट डी स्लैश स्टार डॉट कन, और तीसरी जो होती है USR लाइब्रेरी और TMP फाइल्स डॉट डी स्लैश स्टार डॉट CONF। ठीक है, ये लिख लिया तुमने? थोड़ा सा बस क्लास। ठीक है, कोई नहीं। हो गया सर। ठीक है, सो अभी प्रियोरिटी लेवल देख लेते हैं, किसको प्रियोरिटी मिलेगी। ठीक है, प्रियोरिटी, इसको आपको एक डायग्राम टाइप में बनाना पड़ेगा। आई थिंक ये आपने ना करा चुके हो जो पहले। तुमको करवा चुका हूँ, एक्चुअली तुम पढ़ चुके हो मुझे लग रहा है। हाँ मैं पढ़ चुका हूँ ये हाँ, सब। ये लोग लेकिन नहीं पढ़े है ना ये लोग इस नहीं वजह। थे सर, उस हाँ, समय ये लोग, अकेले ही आ ठीक रहा है। था। सो स्लैश रन स्लैश TMP फाइल्स। अच्छा, मैं पढ़ा चुका हूँ तो यार एक दिन चेक कर लो, ये जो टाइमर वाली कमांड है वो क्या चीज़ है, कहाँ पे हाँ है? तो देखना पड़ेगा उसमें, एक मिनट। अच्छा चलो, वैसे मैं अभी देख लेता हूँ टाइमर वाली कमांड का क्या है। तो दूसरे नोटबुक में लिख रखा होगा। सो स्लैश रन स्लैश TMP फाइल्स डॉट डी और स्लैश USR स्लैश LIB स्लैश TMP फाइल्स डॉट डी। अगर इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं तो जो प्रियोरिटी मिलेगी वो इसको मिलेगी, स्लैश रन स्लैश TMP फाइल्स। अभी हम आगे इसको लिखवा देते हैं। इफ दे हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, इक्वल टू का मतलब वही सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, देन priority will be given to स्लैश रन स्लैश TMP फाइल्स डॉट। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एक्चुअली टाइमर होते हैं कि कब कब ये चलेंगी, सिस्टम क्लीन वाली कमांड कब चलेगी, तो अभी टाइमर मैं करवा रहा हूँ। सो अगर दूसरे में आ जाते हैं कि स्लैश रन स्लैश टी, हाँ नहीं, ये दूसरा वाला है ETC। अगर ETC के अंदर TMP फाइल्स हैं डॉट TMP फाइल्स डॉट डी, और दूसरा है USR स्लैश lib स्लैश TMP फाइल्स डॉट डी। सो इस केस में जो priority है, then priority will be given to स्लैश etc स्लैश TMP फाइल्स। ठीक है। सो ये प्रायोरिटी लेवल्स होते हैं कि दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। बस ये लिख लो, अभी हम आगे चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स में, चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो चलो अभी देख लेते हैं इसको। ये लिख लेना तो मुझे बता देना। लिख लिया है अभिषेक? सर लास्ट वाला बाकी है। हाँ ठीक है, लिख लो कोई नहीं। उसमें इन्फॉर्म कर देगा। और एक्चुअली क्या है ना कि आज वो मोबाइल डाटा पे तो मुझे ये नहीं पता चलता कि तुम लोग बोल रहे हो आवाज़ नहीं आ रही है कि मेरा नेटवर्क स्लो हो गया है। ठीक है, तो बता देना बीच में। कई बार बोलोगे तो मेरे तक आवाज़ नहीं आएगी, तो फिर मैं कई देर तक साइलेंट रहूंगा ना, इसीलिए। हो गया सर।
मेरा हो गया सर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। ओके चलो फिर अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमने लिखवाई है देख लेते हैं, ठीक है, कैसी दिखती हैं, क्या होता है। 1 2 3 इसको करते हैं क्लीन। नहीं हुआ, अरे अब तो एक क्लीन कमांड भी बोल रहा है। क्लीन ही तो चलाते थे पहले। ओके कैसा सर वो? यार पता है क्या है, सुबह तुम लोग को पाइथन पढ़ा रहा हूँ, एक जगह विंडोज और पावर सेल पढ़ा रहा हूँ, और ये तीनों खिचड़ी पक गई दिमाग में। वही घूम फिर के एक ही जगह पे ऐसा होता है। वही मेरे को यार अभी तो चलाया था, चल रहा था उसमें, अब फिर इसमें नहीं चल। चलो कोई नहीं। वैसे भी आप लोग को यार जब भी वर्क करना होगा ना, तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम लोग के साथ आ जाती है दिक्कत है, क्योंकि तो आप हम सर लोग को इतना पढ़ा रहे हो ना, एक साथ अगर मुझे कई प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है। जैसे अगर मैं बात करूं अभी लाइनेक्स में ही, कभी कभी आईपी कॉन्फ़िग चलाते रहो नहीं चलता है, और एक्चुअली में होता है वो क्या कहते हैं आईएफ कॉन्फ़िग तो वो दिक्कतें रहती। ठीक है कोई नहीं। चलो सर कैट स्लैश ईटीसी स्लैश हमारी जो फाइल है tmp files डॉट डी। सो इसके अंदर फाइल्स क्या है पहले ये तो देख लें यार, सीडी से चलते हैं। चलो etc tmp files डॉट डी ls, कोई फाइल नहीं है। दैट मीन्स इसमें अभी हमने कोई फाइल्स नहीं बनाई है। चलो और देखते हैं कहाँ पे है बनी हुई है। cd स्लैश रन स्लैश tmp files डॉट डी। ओके ये देखो एग्जिस्ट करती है। चलो तीसरे में आते हैं, cd स्लैश usr और लाइब्रेरी tmp files डॉट डी। और ओके देखो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एग्जिस्ट करती है इसमें तो। टेम्परेरी फाइल्स की होगी, ये देखो tmp डॉट कन्फिग है, ठीक है ना, इसी को ओपन करते हैं। चलो सो यहाँ पे लिखते हैं कैट स्पेस tmp डॉट conf, इंटर करते हैं तो ये आ गई आपकी टेम्परेरी फाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन। सर आपने लास्ट तक मेरे को लिखवाया था अपने मैनेजिंग टेम्परेरी फाइल्स तक, हाँ मैनेजिंग टेम्परेरी फाइल्स। ओके तो क्लीनिंग यही, टेम्परेरी फाइल्स मैनुअली, बस यहीं तक करवाया था। अच्छा ठीक है ठीक है, तो यही चीज़ मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है एक्चुअली वो टाइमर जो दिख जाए ना तो चीज़ें सही हो जाए। ये देखो ये रहा आपका, ये है ना क्लियर टेम्परेरी डायरेक्टरीज। जैसे आपने कोई डायरेक्टरी बताई, एक्चुअली ये जो लाइब्रेरी वाली जो हमने ओपन की है ना, इसमें लाइब्रेरी में जो ओपन की है ये डायरेक्टरी से रिलेटेड। जब भी आपको याद हो कि अगर आप एक फोल्डर बनाते हो और उसका नाम नहीं देते हो, या एक वर्ड की फाइल बनाते हो नाम नहीं दो, तो एक टेम्परेरी फाइल बनती है। ये आपने देखा है कि नहीं देखा है, हाँ सर टेम्परेरी। ये चीज़ देखी होगी। तो लाइब्रेरी और फाइल से रिलेटेड जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो इसमें आएगी। फिलहाल इसको किसी ने कॉन्फ़िगर नहीं किया, आप चाहो तो इसको कॉन्फ़िगर कर दोगे। और ये जो है आपका, ये देखो स्टार्टिंग में दिया हो ना 10 डेज 30 डेज, इतने दिन बाद ये जो है आपकी आइडल सिस्टम पे डिलीट होगी। तो 30 डेज तो हमारा चलता ही नहीं है, इनमें ही चेंजेस करना होता है बस, ठीक है। सो वी आई एम स्पेस और यहाँ पे tmp.conf लिख के ये खुल गई फाइल, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हमें चेंजेस नहीं इसमें करना है। WQ एंटर कर देते हैं। दूसरी जो हमारी फाइल है वो है कैट फॉरवर्ड स्लैश। देखो इसमें दिया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे, the files in user library temporary files are provided by relevant rpm package and should not be edited by system administrator। ठीक है, आपके बुक नंबर 76 पे दिया है कि जो स्लैश लिब usr स्लैश लिब स्लैश टेम्परेरी फाइल्स होती हैं इनको हम एडिट नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन the files under run slash tmp files are themselves volatile, normally used by daemons to manage their own temporary files, and the files under slash etc slash tmp are meant by administrator। so जो slash etc में फाइल्स होती हैं, तो देखिए मेरे slash etc में कौन सी फाइल्स हैं, slash etc slash tmp files डॉट डी
और यहाँ पे हो जाएगा ls। यहाँ तो कोई फाइल ही नहीं एग्जिस्ट करती टेम्परेरी फाइल्स की। हम इसका कॉपी बना सकते हैं चाहे तो, ये नहीं है, इसी का यहाँ से कॉपी लाके इसमें बना के पेस्ट कर सकते हैं, और जो क्लियर टाइमर्स हैं उनको कर सकते हैं। तो देखो इसमें साफ साफ दिया है कि आप कोशिश करो कि इसको एडिट नहीं करो, ठीक है। आप पेज नंबर 76 पे पढ़ सकते हो कि कोशिश करो कि इसको टेम्परेरी फाइल्स के टाइमर्स को आप एडिट ना करें, ठीक है। ठीक है। इसलिए मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा कभी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि एडिट करना पड़े, नहीं तो कई बार ये दिक्कत कर सकता है, ठीक है। क्योंकि पता चलेगा इसमें एडिट करने का मतलब क्या है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आपने गलत सेटिंग की है, सॉफ्टवेयर पूरा इंस्टॉल भी नहीं हुआ, इधर ये फाइल डिलीट करके बैठ गया, ठीक है। तो इसलिए जो आपका बाय डिफॉल्ट फाइल है आप उसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। आप लेकिन ये समझ गए होगे ना कि कहाँ कहाँ फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है। हाँ सर। कितना है मेन आपको यही समझना है कि इससे कमांड से क्लीन हो जाएगी। विंडोज हाँ, में तो यही करते हैं ना, क्लीन ही करते हैं, सिर्फ क्लीन ही करते हैं। क्लीन ही करते हैं, और हमें फाइल्स पे टेम्परेरी फाइल्स में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं लाइनेक्स प्रोसेस पे, ठीक है। सिस्टम ट्यूनिंग, सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस कहाँ पे है, उसमें तो शायद नहीं था। आपने कराया था मतलब? नहीं, ये जो मेरे पास है RHEL8 इसमें तो नहीं है। इसमें नहीं, आपने जो कराया था वो अलग था। हाँ, वो हो सकता है अलग किसी बुक का होगा। हम्म। इसको हटा देते हैं और लिखते हैं चैप्टर 5 और मैनेजिंग प्रायोरिटी इन लाइन। आपने ना बेसिकली हुआ क्या था, हाँ, कुछ कुछ बीच में टॉपिक छोड़ दिए थे, कहते अच्छा, ये बाद में कराऊंगा, ये पहले कर लेंगे। हाँ हो सकता है, उसमें देख लिया ऐसे ही किया था। मैंने। नहीं तो इसमें नहीं होगा, ये तो जो पढ़ा रहे हैं उसमें सारे टॉपिक्स होंगे। बस वो मैंने एक जो छोड़ा है शुरू में, किक हम्म। स्टार्टर इसलिए छोड़ा है कि होप सो हम लोग शायद ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि ये लोग खोलेंगे, आपके इंस्टीट्यूशन खोलेंगे 15 अगस्त से। और अच्छा। वो जो आपका टॉपिक है वो आपको लैब में ज़्यादा समझ में आएगा। किक स्टार्टर बता देता हूँ कैसे होता है। बेसिकली आपका उससे ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन हो जाता है। एक पेन ड्राइव बना ली और उसमें एक छोटी सी फाइल बनती है ठीक। उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, और उसकी रूट डायरेक्टरी पे डाल देना है उस बूटेबल पेन ड्राइव में। तो जैसे ही रेड हैट आप इंस्टॉल करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। मतलब आपको कुछ ठीक है। नेक्स्ट वैक्स कुछ नहीं देना, यूजर यूजर सब बन जाएंगे। तो वो मतलब चीज़ होती है डायरेक्ट जैसे वो पेन डब्ल्यू ड्राइव डी में हम एस लोग पहले थे ओएस रखते हैं और सीधे लगा के जस्ट लाइक चला डब्ल्यू सकते डी हैं। एस जस्ट लाइक WDS। WDS में क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन होता है। तो यहाँ पे हाँ भी हाँ हम हाँ। नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन ही करवाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अगर खुल जाएगा तो मैं वहां करवा दूंगा, नहीं खुलेगा तो फिर तो मजबूरी है, फिर यही करवाना पड़ेगा। होपफुली खुल जाए तो बेटर रहेगा। मेरे पास PDF आई थिंक RHEL2 की पड़ी होगी, मैं ओपन करता हूँ तो पढ़ाना उससे इजी होगा। तुमको सेकंड की PDF है तुम्हारे पास, अभिषेक? दोनों लोग के पास बुक है कि PDF है, क्या चीज़ है? मेरे पास दोनों चीज। पीडीएफ सर उस दिन भेजा तो वही है ना? नहीं, वो तो पार्ट 1 बुक होगा, तुमको पार्ट 2 मैं देता हूँ, पार्ट रुको। वन है, पार्ट टू है वो? वो देखे ही पार्ट नहीं 1 मैंने। है, मैं देता हूँ पार्ट 2 अभी तुमको तुरंत ही पीडीएफ दे देता हूँ, नहीं तो 7। बाद में भूल जाऊंगा। अच्छा, सुबह वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, वो अभी मेरा फाइबर लगाने वाला नहीं आया है, वो लगा के चला जाए तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, वहीं चैनल पे ही मिल जाएगी, ठीक है। हम्म। तो वेब व्हाट्सएप, एक मिनट सर, बुक ले लूँ मैं। RMB की फाइल है, अपलोड ही हो जाने दो, ताकि तुम लोग भी साइड बाय साइड खोल लोगे तो इजी रहेगा आपके लिए।
पहले भी यही भेजी थी सर। यही वाली, तो यही वाली है, अभी लेटेस्ट वाली आई नहीं है। या तो आप access.redhat.com पे एक लॉगिन आईडी बना लेना, मैं दिखा देता हूँ, वहां से भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। access.redhat.com, ठीक है। इस पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना, तो मेरे पास ऑलरेडी है। आजा, हाँ आ गया। सो लाइनेक्स से रिलेटेड जितना भी आपको डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज RHEL 8 सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। अभी बेसिकली ना सर जॉब वगैरह देखते देखते भी हैं तो सर VMware का बहुत आता है। एक जैसे यार कि ना, अभी ये पता है क्या है, VMware की है। तुम्हारे में शायद AWS भी है, तो AWS में पढ़ाऊंगा तुमको। तुम लोग ने AWS पढ़ा है क्या? नहीं नहीं सर, AWS हम लोग के लिए नहीं, वो अलग से है। अच्छा, नहीं नहीं है, AWS है यार, आई थिंक तुम्हारे में। अगर नहीं भी है क्लाउड तो मैं अभी, कंप्यूटिंग है लेकिन। अच्छा चलो मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, अभी भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग उसके साथ हैंड्स ऑन करना चालू कर दो, ठीक है। क्योंकि क्लाउड बहुत ज़रूरी है, VMware और क्लाउड दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन आ गया ना। अब प्रोडक्ट हम्म। वर्जन अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस पे आप चल रहे हो उसका आप यहाँ से उठा लेना, ठीक है। सो जैसे 7 का PDF फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है, पूरा ही, पूरी बुक का ही अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 8 चलाना है, 8.3 भी आ गया, आप वो भी लोड कर सकते हो, ठीक है। बट 8 वो, क्योंकि बेटा वर्जन बीटा वर्जन मत लोड करना, क्योंकि बीटा वर्जन में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें चेंजेस रहती हैं, होंगी ठीक है। बाद में। हाँ, वो कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। अब जैसे इसमें रिलीज नोड है, प्लानिंग है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे वर्चुअलाइजेशन सेलेक्ट करना चाहो, सिस्टम एडमिन सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। सो इसमें है कॉन्फ़िगरिंग बेसिक सिस्टम, तो ये लोड हो गया। अच्छा, ये ऐसे आएगा नहीं, यहाँ से डायरेक्टली PDF ही डाउनलोड कर लेते हैं। सिस्टम एडमिन और इंस्टॉल, ये आ गया। अवेलेबल फॉर्मेट्स है ना, ये देखो PDF है, PDF डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। जो भी आपको पढ़ना हो ना, उसका डायरेक्टली ये PDF आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना। और ये पूरी PDF है, सिस्टम एडमिन से रिलेटेड, बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है, एक एक चीज़, सेटिंग्स, सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके दी होंगी, ठीक है। चलो, अब ये काम करते हैं यार, तुम लोग को क्लाउड बता देते हैं, वो जरूरी है, क्योंकि अगर पता नहीं 2 महीने बाद का क्या हो, हम नहीं रहेंगे तो कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ, तुम लोग के लिए इजी हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो क्लाउड एक्चुअली AWS जानते होगे, दोनों ही, ठीक है। तो AWS पे एक आईडी बना लेना, उस आईडी का 1 रुपये कटेगा। आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है। एयरटेल ऐप डाउनलोड करना, एयरटेल बैंकिंग, और उसमें साइन अप कर लेना, आधार कार्ड से साइन अप हो जाएगा, और वो वर्चुअल डेबिट कार्ड तुम्हें दे देगा तुरंत, ठीक है। ठीक है। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर डाल के यहाँ से तुम सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ, 1 सेकंड। सो ईमेल आईडी पासवर्ड आता है, और जैसा भी वो आप क्रिएट करोगे वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपका कंसोल आ गया, और ये सारी चीजें आती हैं बेसिकली क्लाउड में, ठीक है। अब क्लाउड का आप चीजें समझ लो, जैसे कि, अच्छा तुमने से कोई एक बताएगा कि ये ग्राउंड स्टेशन क्या होता है, जानते हो? अच्छा, घर तक ये कैसे आता है, टीवी कैसे आता है, जानते हो? चलो हम बताते हैं, जैसे टीवी के। अच्छा ये इसके डिस्क के कनेक्शन।
DTH कनेक्शन जो होता है वो, सॉरी, इमेजेस, तो कुछ ऐसा कनेक्शन, ये जो बड़े बड़े DTH देख हाँ रहे हो हाँ ना, हाँ हाँ। ये DTH पॉइंट करते हैं अपने सैटेलाइट को और सैटेलाइट से आपके पास आता है। जैसे मैं थोड़ा सा और कर दूं, ठीक है, अब लिखा रहा है ये अपलिंक एंटीना होता है। सो अच्छा। जितने भी चैनल वाले हैं वो पहले सारा डेटा उठा के एक DTH प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, आपको एयरटेल है, ठीक है, या फिर आपका टाटा स्काई है, तो ये DTH प्रोवाइडर हैं। एक्चुअली में ये टीवी का कोई भी कम्युनिकेशन या कोई चैनल या प्रोग्राम नहीं बनाते। चैनल वाले इनको अपना डेटा जो है किसी भी मीडियम से भेज देते हैं, उसके बाद इनका काम चालू होता है। अच्छा, सेटेलाइट, क्योंकि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो सेटेलाइट से आ रहा है, सेटेलाइट तक डेटा हम तार से तो भेज नहीं सकते, उस सिग्नल केस से। में हमें ये अपलिंक एंटीना यूज करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े अपलिंक एंटीना लगे होते हैं ये, ठीक है। ये अपलिंक एंटीना सीधे सेटेलाइट की तरफ सारा, आवाज कट रहा है सर। अच्छा ज्यादा कट रहा है क्या? मेरे को नहीं नहीं पता। नहीं, बीच बीच में। तो वो यार तुम्हारे एंड पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर इसके अभिषेक दोनों लोग की कटेगी तो मेरे दिक्कत होगी, ठीक है। चलो मैं कोशिश करता हूँ स्लो बोलने का। सो ये जो है अपलिंक एंटीना सीधे आपका जो डेटा है वो भेज देते हैं सेटेलाइट पे, और सेटेलाइट से आप लोड कर लेते हो। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत खर्चा आता है, ठीक है, आप इसको खरीद नहीं सकते, और अगर खरीद लिया तो 2-4 दिन के लिए रेंट पे भी नहीं ले सकते। उस केस में अब काम आता है ये इसका क्लाउड सर्विसेज का। जैसे अगर हम बात करें drive.google.com की, सो लिखने में तो ये बहुत इजी है, लेकिन अगर सोचो गूगल ड्राइव नहीं होती और आपको डेटा 24/7 एक्सेस करना होता है, तो आप क्या करते? सबसे पहले एक सर्वर खरीदते, उसके बाद एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन खरीदते, लाइट का बिल, AC का बिल, ये सारी चीज होती। 24/7 एक बंदा हमारे पे रखना पड़ता, तब आप जो डेटा है कहीं पे भी बैठ के जो एक्सेस करते हो गूगल ड्राइव, वो कर सकते। अब गूगल ड्राइव आने से क्या हो गया कि आप कभी भी एक्सेस कर लेते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जब फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए उनका बिजनेस मॉडल दूसरा है, ठीक है। अगर वही चीज आप चाहते हो कि हम खुद का बनाएं, तो ये देखो स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे दे दी है, आप यहाँ से स्टोरेज बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप सोचते हो कि यार एक ऐसा कंप्यूटर हम बना लें जो इंटरनेट पे चलता रहे, और जब यूज करना हो तो उसको वहीं पे यूज कर लें। सो ये चीज मेन जो AWS का रोल है या क्लाउड कंप्यूटिंग का है, वो यही है, हम इंटरनेट पे कंप्यूटर बनाएंगे, एक विंडो इंस्टॉल करेंगे जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए ये देखो इलास्टिक कंप्यूटिंग दिख रहा है ना, इलास्टिक कंप्यूटिंग पे आते हैं। और नॉर्मली अच्छा, सर्वर इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगता है इंस्टॉल करके आप करने? 20 मिनट, आधा घंटा। आधा घंटा लगता है। अब क्लाउड की पावर देखना कितना फास्ट ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। सो लॉन्च पे आ जाते हैं, तो यहाँ से आप जो भी सर्वर चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ सेलेक्ट फ्री वाला वर्जन है तो फ्री वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास देखो, अगर मार्केट में ढूंढने जाते हो एक ही मदरबोर्ड पे कई सारे CPU लगाने हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा CPU वाला मदरबोर्ड ढूंढ पाओ। यहाँ पे अगर चेक करो तो यहाँ पे आपको 128 CPU 128। सिंगल लगा सकते हो, और जो रैम आपको मिलेगी वो करीब मिल जाएगी एक सर्वर के अंदर 4 TB की रैम मिल जाएगी। और स्टोरेज तो फिर अलग से चाहे जितना यूज कर लो। नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो 25 GB का मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। बट ये फ्री नहीं है, इसके लिए पेड करना पड़ेगा। फ्री के लिए हमारे पास ये इन्होंने यहाँ दे रखा है, ये मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक रैम एक CPU दे के ये इन्होंने कर दिया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंसेस डिटेल्स, जैसे अभी आप चाहते हो कि जो मैंने बैक में सेलेक्ट किया है इसके 2 इंस्टेंस बने, ठीक है। जैसे आप सर्वर बनाते नहीं हो प्राइमरी और बैकअप, तो बार बार क्यों सेलेक्ट करना, इसी शायद 2 सर्वर बन जाए। तो यहाँ पे बस यहाँ से हटा के 2 कर दो तो एक साथ 2 बन जाएंगे। अभी हमें वो नहीं करना, हम यहाँ पे एक ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट। स्टोरेज मांग रहा है भाई, 30 GB तक फ्री दे रहा है, आप चाहो तो SSD यूज कर सकते हो
या चाहो तो मैग्नेटिक डिस्क यूज कर सकते हो, तो हम भाई SSD यूज करेंगे। इंक्रिप्शन चाहो तो यहाँ से इंक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, एकदम ईजी रख रहे हैं इसको। टैक्स तो सिक्योरिटी टैक्स कुछ नहीं हमको यहाँ पे लगाना है, नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आया की, क्योंकि ये इंटरनेट पे चल रहा होगा तो कोई भी ना एक्सेस कर ले इसकी वजह से, तो इसलिए तुमको यहाँ पे डिजिटल की चाहिए होगी। तो क्रिएट ए न्यू सिक्योरिटी ग्रुप और लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है यहाँ पे सब कुछ ओके है हमारा, यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आया या तो पहले से आपके पास कोई की रखी हो तो उसको अपलोड करवा दो, बट हमें पता नहीं कहाँ पे की खो गई होगी, तो हम क्रिएट अ न्यू पेयर और की का नाम दे देते हैं। जैसे सिक्योर नाम से हमने की बना लिया और डाउनलोड की पेयर, तो यहाँ secure.pem नाम से ये जो की है वो डाउनलोड हो गई। अब जब भी मुझे ऑनलाइन वाला सर्वर यूज करना होगा तो इस की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। लॉन्च कर देते हैं। अब यहाँ से टाइम देखना चालू कर दे, 5:47 हो रहा है। तो आई थिंक 1 से 1.5 मिनट में सर्वर हमारा लॉन्च होके अप हो जाएगा। सर्वर के टाइम पे आपने थोड़ा बहुत बताया भी था। हाँ मुझे लगता है हल्का, तो यही होता है बेसिकली आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसमें कई चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, इवन दो हम वर्चुअल नेटवर्क तक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बहुत बड़ा है क्लाउड आर्किटेक्चर, बहुत बड़ा है। जैसे अगर एक्सचेंज सर्वर अगर मैंने तुमको पढ़ाया तो याद होगा, अब एक्सचेंज सर्वर में कितना झमेला था। अब यहाँ वर्क मेल में आए, सीधे डायरेक्ट अपना कंपनी का नाम हम डाला और चालू हो गया, नहीं? ये तो बेटर है। ये बेटर है ना। हाँ। और उसमें एक सर्वर बनाना है, फिर एक्सचेंज की फाइल डालनी है, अरे बहुत। इंस्टॉल करना बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डोमेन ही तो चाहिए, मतलब तुमको क्या बस चाहिए, admin@yourname.com, बस। या फिर जो चलाना है तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर लो। तो यही क्लाउड की पावर है, ठीक है। अच्छा, जो अभी हम यहाँ सर्वर बना रहे हैं, अगर हमें ये सर्वर 2 दिन के लिए चाहिए तो हमें बिलिंग 2 दिन के हिसाब से करनी है। मान के चलो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, SSD की जगह इंटेल ऑप्टेन आ जाता है, तो हमें जो SSD और इंटेल ऑप्टेन का डिफरेंस है वही पेड करना होगा, पूरी चीजें नहीं पेड करनी होगी। अब देख लेते हैं हमारा इंस्टेंसेस कहाँ तक पहुंचा। ओके, ऐसा क्यों है भाई? लॉन्च 4 मैंने किया था। तो लोकेशन आपने चेंज कर रखी है। अच्छा, ये के वही हमने कहा। हाँ चलो, आ गया। सो अब ओहियो। तक अप हो गया होगा, हाँ अप हो गया होगा। ये ओहियो कहीं का, चाइना वाइना का है शायद, मुझे लगता है। ये नाम तो वैसा ही लग रहा है, ओहियो। यूएसए। ठीक है, तो ये रनिंग में है, ठीक है। कनेक्ट में आते हैं हम, इसको कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। तो ये फाइल डाउनलोड हो गई है हमारी, इस पे क्लिक करेंगे तो हम सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो मतलब जब भी चलाना हो तो वो जो फाइल अभी डाउनलोड हुई है उस पे लिंक पे जाना पड़ेगा। हाँ, मैं पूरा बता देता हूँ एक्चुअली ना, ठीक है। चलो अभी ये दिख रहा होगा एक्चुअली, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो दूसरे स्क्रीन पे चला जाता, अभी दिख रहा है। अभी पासवर्ड आपने नहीं सेट किया था ना, पासवर्ड चाहिए, तो हम्म। पासवर्ड के लिए इस फाइल की जरूरत पड़ेगी। गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, सिक्योर पिन। चूज फाइल पे क्लिक करना है, और ये यहाँ पे डाउनलोड्स पे गए और डाउनलोड। सिक्योर पेम और डिक्रिप्ट कर दिया, पासवर्ड आ गया। ये यहाँ पे हम्म। कॉपी बटन आ रहा है, कॉपी कर लिया। अब इसको क्लोज कर लो, सबको क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब बंद बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत। अब इस फाइल पे हमको क्लिक करना है, तो हम इसको बंद कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। अब वो सर्वर जो है इंटरनेट पे चल रहा है। डाउनलोड्स में आते हैं तो डेटा मॉडिफाइड, ये डाउनलोड हुई है ना फाइल, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको जो है कनेक्ट करवा देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी इसमें सेट हो गया है, और ये जो मेरी आईपी थी मेरे पीसी की, वो सब कुछ उस फाइल में ऑलरेडी सेव है। आप चाहते हो कि इस फाइल का ना यूज करो तो भाई ये चीज आपको 1 2 ये दोनों चीजें आपको कहीं पे लिख के रखनी पड़ेंगी, इतना बड़ा नाम आप याद नहीं कर सकते, तो अच्छा है कि वो फाइल ही यहाँ पे रखो, ठीक है। चलो अब इस पे क्या करते हैं, पासवर्ड जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखो चालू हो गया कनेक्शन। सर्टिफिकेट चाहो तो देख सकते हो, वरना एक्सेप्ट ही डायरेक्टली कर लो। एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये हमारा जो कंप्यूटर है वो लॉगिन हो गया है, ठीक है।
सो 1 से 1.5 मिनट में आपका एक सर्वर अप हो गया। ये क्लाउड की पावर है, नहीं तो नॉर्मली आपको अप करने में आपको भी पता है कितना टाइम लगता, आधा घंटा लग जाता खाली अप करने में, और उससे पहले 10 मिनट लग जाते एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में, नहीं? ठीक है, तो यही क्लाउड है, मेन क्लाउड पे काम यही होता है कि अब ये जो है ना 24/7 ये वहाँ चलता रहेगा डेटा सेंटर में, और इसमें इंटरनेट की ये कनेक्टिविटी इन्होंने दे दी है। अभी आईपी इधर आ जाएगी, तो आप इसको आईपी के थ्रू पिंग भी करवा सकते हो। आ जाने दो आईपी। ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे इंटरनेट की स्पीड हम चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से पिंग स्पेस google.com करते हैं, सो 17 ms आ रही है, कोई नहीं, क्योंकि फ्री वाला है तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया सर्वर। हाँ, तो ये साइड में आ गए, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अच्छा, ये 17 ms इसलिए ले आ रहा है ना, क्योंकि जिन बंदों ने पेड किया है AWS को, उनको प्रियोरिटी पहले देते हैं, वरना इसकी स्पीड जो इंटरनेट की आपको बहुत मिलेगी। मैं दिखा देता हूँ, गूगल। सो अब ये जैक देखो, खुलने तो AWS की बुक उठा लूंगा। हाँ, तो नहीं, ऐसे बात कर लो ना इनसे, सर से, अनिमेश सर से, अगर बीच में खोलते हैं, साफ सफाई के लिए खोलते होंगे तो जाके ले सकते हो। यार क्या हो गया, ये क्यों खुल नहीं रहा गूगल? क्या मतलब AWS वालों ने डेटा सेंटर में इंटरनेट नहीं चला रहे हैं? चलो, खुल गया। यार यही इसमें दिक्कत है, बार बार ऐड करना पड़ता है, नहीं तो हटो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं स्पीड टेस्ट, और ये यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ऐड कर लो, रन करवा देते हैं स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो अगर फ्री वर्जन में आपको 200 Mbps स्पीड मिल रही है और इंटरनेट पे सर्वर अप टाइम होके ऑन हो गया पब्लिक आईपी के साथ, और क्या चाहिए क्लाउड से? अच्छा तो काफी है सर। काफी है ना, इससे आपका हाँ 2-3 दिन का अगर कोई काम है सर्वर का, तो आप आराम से इससे निकाल सकते हैं। 200-250 Mbps स्पीड है, बहुत है। और सबसे, एक सेकेंड, आपने एक चीज नहीं देखी, यहाँ पे अपलोड की स्पीड बढ़िया मिलती है। अगर वो आप तो सर, दिल्ली, हाँ, मतलब वो तो सब जगह मिलती है। नहीं नहीं, अगर आप ये बात करोगे कि दिल्ली में आप 200-250 Mbps, अभी इसमें आ नहीं रहा अपलोड का, पता नहीं क्यों, 200-250 1 Gbps तक की अपलोड स्पीड मिलती है। समझो, ये जितने भी एयरटेल हैं या जितने बड़े बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, इनकी जो लाइंस होती है ना, ये इन्हीं डेटा सेंटर में जाके लगती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ से डेटा फेच करते हैं, यूट्यूब से फेच करते हैं। हाँ सो अब यूट्यूब तक पहुंचाने के लिए फास्ट अगर अपने यूजर को पहुंचाना है, तो फिर इन लोग को यहाँ से अपनी एक सिंगल लाइन यूट्यूब के सर्वर तक डालनी होगी, ठीक है। तेज लाइन में। वो डाल, देखो 180 Mbps है, आपको पता होगा कि अगर 100 Mbps का प्लान लेते हो तो अपॉन 8 कर दो, तो अराउंड 10 से 12 Mbps की अपलोड स्पीड आती है, ठीक है। 1 Gbps का प्लान लोगे तो मुझे लगता है आपको 120-150 Mbps की मिलेगी, और दिल्ली में पॉसिबल नहीं है कि आपको 1 Gbps का प्लान मिले जल्दी। देते हैं? मुझे नहीं लगता देते हैं नहीं हर मेरे जगह। यहाँ पे 100 Mbps का प्लान मिलता है, वो मिलता ही नहीं। कितने का? 100 100, इससे ऊपर का नहीं मिलता होगा। अब यहाँ पे नहीं। 180 की अपलोड मिल गई। अच्छा, सर्वर के लिए डाउनलोड स्पीड मायने नहीं रखती, क्योंकि आपको डाटा ज़्यादा डाउनलोड नहीं करना है, अपलोड करना है। तो ये तो फ्री हो गया, वहाँ 25 गीगाबिट तक का आपको अपलोड स्पीड दे रहा है, याद था? 25 गीगाबिट तक का परफॉर्मेंस दे रहा था जब हमने बनाया था। तो ये देखो क्लाउड है मेन। अब क्या है कि हमारा बिजली का खर्चा बच गया, एसी लाइट पंखा सब कुछ बच गया। ये जो है ये मेरे इस स्क्रीन में चल रहा है, ठीक है। हम इसको क्लोज कर देते हैं तो भी ये program on the remote computer will continue to run after you have disconnected. You can reconnect to this remote session later by logging on again. ये चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लाउड। और अब हम इसको यहाँ से आके बंद कर देते हैं, वरना ये बिलिंग करता है ना, आप जरूर स्टॉप कर देना, वरना क्या होता है, ये 1 साल का फ्री आपको यूजर्स देता है। तो अगर आप इसको चलता छोड़ दोगे ना, तो इसमें कुछ पैसे देता है, जैसे 10, 12, 15 हज़ार कितने देता है,
वो इसी में यूज कर सकते हो। तो आपका एक ही मशीन सारा पैसा खा जाएगी। आप फिर ओके। आप और सर्विसेज फिर नहीं यूज कर पाओगे ना फ्री वाली। सो इसके लिए इसको बंद जरूर कर देना, तुरंत ही बंद करना, ये नहीं कि कल परसों करेंगे। अगर लेजी हुए तो फिर आपको दोबारा से फिर आईडी बनानी पड़ेगी और दूसरा डेबिट कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। सो सर्विसेज में आ जाते हैं। ये हमने कंप्यूटिंग आपको बता दी, ऐसे ही ब्लॉकचेन है, एनालिटिक्स से रिलेटेड है, बहुत सी चीजें इसमें, ठीक है। स्टोरेज बनाना है तो यहाँ से स्टोरेज आप खुद का बना सकते हो, लोगों को बोल सकते हो कि आओ इस पे स्टोर करो, ठीक है। AWS में बहुत चीजें हैं। ये बहुत सी चीजें हैं, वो तो मैंने एक सिंगल चीज बताई है। हाँ। हाँ। सो S3 जो है ये आपका, देखते हैं अगर ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। अरे बहुत कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, परमिशन देना पड़ेगा, इसको देख लेना। सो ये सारी चीजें हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। अभी तो क्लाउड VMware। कंप्यूटिंग बता दोगे ना। अच्छा, VMware का क्या होता है एक्चुअली, मैं तुमको बता देता हूँ। VMware जो आप यूज कर रहे हो ना, ये VMware हम लोग नहीं यूज करते हैं। जो VMware यूज करते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप जो है वर्क स्टेशन यूज कर रहे हो एग्जैक्टली में। अगर VMware के प्रोडक्ट्स आप देख लो तो डाउनलोड्स में आओ, vSphere, vSAN मतलब वर्चुअल स्टोरेज एरिया नेटवर्क, vSphere मतलब VMware का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ओके। ये देखो, ये VMware का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे चल रहा है। हाँ हाँ। जैसे अगर हम एक सर्वर पे पहले विंडोज सर्वर डाल दें और उसके बाद 2 4 6 सर्वर और उसके अंदर डाल दें, तो होगा क्या, अल्टीमेट प्रियोरिटी जो पहला वाला सर्वर है उसी को मिलेगी, उसी को है ना। मिलेगी, हाँ। वो जब चाहेगा कि रिसोर्स बहुत ज्यादा खींचना है तो वो रिसोर्स सारी खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। बट अगर पहले VMware का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें तो यहाँ चीजें अलग हो जाती हैं। पहले VMware जिस OS को जितना चाहेगा वो देगा, या हम सेट कर देंगे तो उतना देगा, ठीक है। तो हम VMware में टॉप में जाने का मतलब हमें ये VMware का ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके। ये चीजें रहती हैं। तो चलो आज का सेशन तो यार ऐसे चला गया, लेकिन कोई नहीं, बेटर है आपको ना सर, चीज ये चीजें पता चली। चीजें सीखने को मिली। और हाँ। कल चलो स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। ठीक। तो आज क्या करें, रिकॉर्डिंग आज की शेयर करें नहीं करें, मैं बताओ। शेयर कर देना सर।